नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश्वर, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन, एटर्नल ऑर्थोपेडिक गुरुग्राम। आज हम बात करेंगे स्पाइन कैंसर के बारे में। देखिए, स्पाइन में भी कैंसर हो सकता है। स्पाइन में जो कैंसर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो प्राइमरी कैंसर या सेकेंडरी कैंसर। प्राइमरी कैंसर हम उन कैंसर्स को बोलते हैं जो कि डायरेक्ट हड्डी से ही बनते हैं, जैसे कि ओस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा, कोंड्रोसार्कोमा। और सेकेंडरी कैंसर हम उनको बोलते हैं जो कैंसर किसी दूसरे ऑर्गन के कैंसर ब्लड से ट्रेवल होकर स्पाइन के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि या तो किसी लंग का कैंसर स्पाइन में आ जाए, किसी प्रोस्टेट का कैंसर स्पाइन में आ जाए, या किसी ब्रेस्ट का कैंसर स्पाइन में आ जाए। तो ज्यादातर जो स्पाइन के कैंसर होते हैं वो जनरली सेकेंडरी कैंसर होते हैं। प्राइमरी कैंसर स्पाइन के अंदर बहुत ही कम होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इनके बारे में, इनको कैसे मैनेज करते हैं, इनका कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अगर सिम्टम्स की बात करें, जब भी स्पाइन में कोई भी कैंसर होता है तो सबसे पहला सिम्टम उसमें पेन होता है। पेन या तो कभी भी हो सकता है, सुबह, रात, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, करवट बदलते हैं या फिर लेट कर बैठते हैं या फिर कोई भी हमारी पोजीशन चेंज होती है, उसमें वो पेन पड़ता है। स्पाइन का जो ये कैंसर का जो पेन होता है, ये रेस्ट पेन में भी काफी ज्यादा होता है। ये पेन इतना होता है कि आदमी को इससे नींद नहीं आती, और अगर सोने के बाद भी कभी कभी पेन की वजह से नींद खुल जाती है तो हम इसे नाइट क्राई बोलते हैं। तो जब भी अगर ऐसा कोई पेन है स्पाइन के अंदर, तो इसका मतलब कि वो पैथोलॉजिकल है, मतलब कि वो सीरियस है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर जब ये कैंसर का साइज जब बड़ा होता है तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन करने लगता है। स्पाइनल कॉर्ड या किसी नस के ऊपर कंप्रेशन की वजह से वो पेन या तो नीचे की तरफ आएगा, पैरों की तरफ, या फिर उस स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन की वजह से उस पर्टिकुलर नस की ताकत चली जाए। ताकत चले जाने के कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि पैरों में ताकत चले जाना, कमजोरी आना, या फिर हाथों में कमजोरी आना। ये जो कमजोरी वाला जो सिम्टम है, ये डिपेंड करता है कि ये किस लेवल पे कंप्रेशन हुआ है। और ये भी हो सकता है कि हमारे बाउल ब्लैडर का कंट्रोल चला जाए, जैसे कि हमें पता ही ना चले कि हमें शौच निकल जाए बिना किसी नॉलेज के, या फिर हमारा यूरिन जो होता है वो कपड़ों में ही पास हो जाए बिना किसी कंट्रोल के, या फिर वो इतना ज्यादा कंट्रोल खत्म हो जाए कि यूरिन बाहर ही ना निकले और हमारा ब्लैडर ही बढ़ता चले। अब हम बात करेंगे कि हमें इसका पता कैसे चलता है, हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। जब भी आपको इस टाइप का कोई सिम्टम आए तो आपको किसी ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन से मिलना चाहिए। और फिर जब हम पहला इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर एक्सरे कराते हैं, एक्सरे के बाद हम एमआरआई और सीटी स्कैन भी करवाते हैं। जब भी हमें एमआरआई, एक्सरे या सीटी स्कैन के ऊपर अगर ऐसा कुछ भी डाउट होता है कि स्पाइन की बोन के अंदर कुछ कैंसर जैसे फीचर लगते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप उसमें सीटी गाइडेड बायोप्सी करते हैं। सीटी गाइडेड बायोप्सी बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है, जिसमें हम सीटी स्कैन के अंदर मशीन की गाइडेंस में एक नीडल से सैंपल निकालते हैं, वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। जब भी हम स्पाइन के ट्यूमर का बायोप्सी करते हैं तो हमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करवाना बहुत जरूरी होता है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से हमें ये पता लग जाता है कि वो किस ऑर्गन से आया हुआ कैंसर है। उसके बाद हमें स्टेजिंग करनी होती है। स्टेजिंग में हम ये देखते हैं कि वो कैंसर वाकई में कहीं और किस किस ऑर्गन के अंदर फैला हुआ है, तो हम उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। मोस्ट ऑफ द कैंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादातर इन केसेस में ध्यान रखना होता है कि जो हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रखनी होता है। जैसे कि हमें पेनलेस लाइफ चाहिए, हमारी मोबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, और जो हमारी न्यूरोलॉजी होती है हमें उसका कंट्रोल रखना चाहिए कि वो न्यूरोलॉजी हमारी खराब ना हो। इसके लिए हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमें स्पाइन स्टेबिलिटी करनी होती है। स्पाइन स्टेबिलिटी के लिए हमें कभी कभी फिक्सेशन करना पड़ता है। पेन रिलीफ के लिए हमें हो सकता है प्लास्टिक भी करना पड़े, और न्यूरोलॉजिकल डिकम्प्रेशन के लिए हमें लैमिनेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। इन सब चीजों में हमें कौन सा ट्रीटमेंट कब कैसे करना होता है वो सारा डिसीजन ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन ही लेते हैं। फिर हमें ये भी देखना होता है कि आगे ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर वो सेकेंडरी है तो उस ट्रीटमेंट का क्या करना होता है, और ये ट्यूमर वापस सेम जगह पर ना आ जाए उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो हमें कभी कभी रेडिएशन की भी हेल्प लेनी होती है। जब कोई सेकेंडरी बीमारी होती है स्पाइन के अंदर, तो हमें सर्जरी के बाद हो सकता है कि उसके अंदर रेडिएशन भी करना पड़े। रेडिएशन के बाद हम आते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाले पार्ट। मेडिकल ऑन्कोलॉजी अपनी कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी से ये इंश्योर करते हैं कि जो बीमारी आपके स्पाइन कैंसर में आई है वो बीमारी कंट्रोल में रहे, वो बीमारी और ना फैले। उसके लिए हमें फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होती है।
जो ये कैंसर हड्डियों के अंदर आते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये लाइटिक होते हैं या स्क्लेरोटिक होते हैं। लाइटिक का मतलब कि ये कैंसर हड्डी को खाने लगते हैं, स्क्लेरोटिक वो होते हैं जो कि अपनी हड्डी एक्स्ट्रा बनाने लगते हैं। जब लाइटिक होते हैं तो बोन वहां वीक हो जाती है और हड्डी के फ्रैक्चर हो सकते हैं, और जब ये स्क्लेरोटिक होते हैं तो वहां पर एक्स्ट्रा हड्डी बनने लगती है जिससे कि पेन होता है बट बोन फिर भी स्टेबल रहती है। जब लाइटिक होती है तो हमें फिक्सेशन ज्यादा जरूरी होता है, जब स्क्लेरोटिक होती है तो वहां पर सर्जरी की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ रेडिएशन से काम चला लेते हैं। अब दोस्तों ये जो सीक्वेंस होता है कि सर्जरी, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ये सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है? ये ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन ही डिसाइड करते हैं कि पहले क्या ट्रीटमेंट प्लान दिया जाएगा, या फिर जो ट्रीटमेंट होंगे इनका सीक्वेंस क्या रहेगा। हो सकता है कि कभी कभी कोई मल्टीपल माइलोमा हो और बहुत ज्यादा पेन ना हो और स्पाइन स्टेबल हो तो डायरेक्ट हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पास भेजकर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट को ही न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन आ जाए, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाए स्पाइन फ्रैक्चर की वजह से, तो वहां पर हमें सबसे पहले उनकी सर्जरी करके उनका न्यूरोलॉजी हमें मेंटेन करना पड़ता है और फिर बाकी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों एक जोलिंड्रोनिक एसिड या फिर डेनोसुमेब। जोलिंड्रोनिक एसिड और डेनोसुमेब का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पाइन कैंसर के अंदर। उसमें हम ये देते हैं कि जोलिंड्रोनिक और डेनोसुमेब जो होते हैं हड्डी को मजबूत करके रखते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि कोई कैंसर हड्डी को खाते हैं तो उन टाइप के कैंसर्स में हमें जोलिंड्रोनिक एसिड या फिर डेनोसुमेब देना होता है। ये एक टाइप की दवाइयां होती है जो कि हड्डी के अंदर से उसमें कैल्शियम को जाने से रोकती है और हड्डी को खाने से बचाती है। तो लाइटिक पार्ट जो होता है बीमारी का वो रुक जाता है जिससे कि हड्डी मजबूत रहती है और बाकी और फ्रैक्चर्स नहीं होते। इसके बारे में अगर आप और अधिकार जानकारी चाहते हैं तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में दिए हुए अपने सवाल भेज सकते हैं, हम आपको सभी उसके उत्तर देंगे। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे मरीज हैं तो आप उनको कह सकते हैं, हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करने के लिए बोल सकते हैं। धन्यवाद।